जय हिंद छात्रों, आपका स्वागत है श्याम शिक्षा महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। आज देखेंगे बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत अधिगम का आकलन विषय है। विषय के अंतर्गत जानेंगे परीक्षा। इसके पहले हमने पढ़ा था टेस्ट के बारे में, परीक्षण के बारे में। आज जानेंगे परीक्षा। तो परीक्षा के बारे में जानने से पहले आप सभी जानते हैं कि परीक्षा क्या होती है। आप परीक्षाओं से गुजरे हैं, चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, या आप व्यापक की बहुत सारी परीक्षाएं हैं। उन परीक्षाओं से आप हो करके मतलब आगे बढ़े हैं। कहने का तात्पर्य है कि परीक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी जो योग्यता है उनको स्थापित करता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं परीक्षा की प्रस्तावना कि परीक्षा के प्रस्तावना क्या क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे रूपरेखा प्रस्तावना, फिर देखेंगे अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ परिभाषा को जानेंगे कि परीक्षा के क्या क्या अर्थ और परिभाषा हो सकती है। फिर जानेंगे विशेषताएं, है ना, विशेषता क्या क्या होंगे कि परीक्षा के करने के क्या क्या फायदे हैं। फिर प्रकार के बारे में जानेंगे कि क्या क्या प्रकार है। तो हम जानते हैं परीक्षा दो तीन प्रकार की है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, है ना। हम मौखिक अर्थात मुख से क्या करते हैं, परीक्षा को देते हैं, और कुछ परीक्षा ऐसे होती है जो हाथों से लिखकर हम परीक्षा को देते हैं। नेक्स्ट है प्रायोगिक परीक्षा, है ना। तो इनको भी हम एक निश्चित समय होता है, जब विषय समाप्त होता है तो उसी विषय से संबंधित कुछ प्रायोगिक कार्य करने होते हैं। कार्य करने के बाद उनको एग्जाम देना होता है, बाहर से आते हैं एक्सटर्नल लोग, है ना, वो पूछते हैं। ये होता है प्रायोगिक परीक्षा। तो हम मौखिक परीक्षा से आशय, है ना, मौखिक परीक्षा से क्या आशय है उनके बारे में जानेंगे, उनके गुण और दोष के बारे में जानेंगे, अर्थात विशेषता और सीमाओं के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे लिखित परीक्षा से आशय, फिर लिखित परीक्षा के गुण और दोष को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे निबंधात्मक परीक्षाओं के प्रश्न कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, है ना, प्रश्न कैसे होते हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर कहा है निबंधात्मक परीक्षाओं के प्रश्न। तो आप सभी जानते हैं निबंधात्मक परीक्षा, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, है ना, निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो उनके बारे में भी जानेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आखिर में क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, है ना, बहुत सारे प्रकार होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम प्रस्तावना की ओर चलते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, दिन प्रतिदिन उन्हें अनेक अनेक समस्याओं से गुजरना होता है, और समस्याओं को सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार की परीक्षाएं देनी होती है ना। परीक्षा सदियों काल से चली आ रही है। माता सीता ने परीक्षा दी, है ना, और परीक्षा दे करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए। ठीक उसी प्रकार ये आप जानते हैं द्रोणाचार्य, है ना, द्रोणाचार्य के समय में भी परीक्षा का प्रचलन था। उस समय जो एकलव्य थे उन्होंने अपनी गुरुदक्षिणा के रूप में अंगूठा दे दिए। उसी प्रकार और आज के युग में बहुत सारी परीक्षाएं चल रही है ना। अब परीक्षा के द्वारा ही किसी छात्र के व्यक्तित्व, उनके ज्ञान और अनुभव का निर्धारण करते हैं कि वास्तविक में इनके अंदर कितनी ज्ञान है, कितनी क्षमता है, उनको जानते हैं। परीक्षा ही एक ऐसी मौलिक एक प्रकार से देखा जाए तो उनके अंदर ज्ञान कर्तव्यों को क्या करता है, पता लगाता है। अधिकतर आज के जमाने में क्या होता है कि परीक्षाओं के समय बच्चे भयभीत हो जाते हैं, भयभीत होकर के क्या करते हैं, रटने लगते हैं, है ना, जो समझ पर आधारित नहीं होता है। तो इसलिए छात्रों को चाहिए कि भयभीत न हो, परीक्षा से न डरे, है ना, और समय रहते हुए विषयों की तैयारी करते। तो आइए हम परीक्षाओं के बारे में जानेंगे कि परीक्षा का अर्थ। परीक्षा को अंग्रेजी में एग्जामिनेशन कहते हैं। तो इनका अर्थ है परीक्षा आकलन व मूल्यांकन की पद्धति है जिसके द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव और कौशल की जांच करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आकलन और मूल्यांकन की एक पद्धति है, अर्थात नियमावली है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव व कौशल की जांच करते हैं। पाठ्यक्रम अर्थात किसी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में जो प्रश्न होते हैं, है ना, उन प्रश्न से संबंधित हम क्या करते हैं, जो ज्ञान और अनुभव को पेपर में लिखते हैं। ठीक है, लिखने के बाद क्या होता है, शिक्षक जो जांचकर्ता होते हैं वो हमारे
परीक्षा दिए हुए प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं। उत्तर पुस्तिका की जांच करने के बाद वो एक प्रकार की श्रेणी ग्रेड या नंबरों या प्रतिशत से क्या करते हैं, अंकित करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि परीक्षा के द्वारा किसी बालक के ज्ञानात्मक और कौशल की जांच करते हैं, अर्थात अनुभव व कौशल की जांच करते हैं कि उन्होंने कितना जाना है, कितना जानते हैं। इस प्रकार से यह हो गई परीक्षा। आप सभी परीक्षा की कठिन स्थितियों से गुजरे होंगे, आप भली भांति जानते होंगे कि परीक्षा वास्तविक में होता क्या है। तो इस प्रकार देखा जाए कि बालक के ज्ञानात्मक अनुभव कौशल की जांच करते हैं, यही होता है परीक्षा, इसी को परीक्षा बोलते हैं। फिर AKC ने किस प्रकार इनको परिभाषित किया है, आइए जानते हैं। AKC इन्होंने कहा है कि परीक्षा एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके सहारे शिक्षक छात्रों के कौशल ज्ञान की माप करते हैं। अब इन्होंने कहा कि एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है ना, जो विज्ञान के तथ्यों पर आधारित है, जिसके सहारे शिक्षक छात्रों में कौशल ज्ञान की माप करते हैं कि छात्र के अंदर कितना ज्ञान है, कितना कौशल, उन्होंने पाठ्यक्रम को कितना सीखा, कितना पढ़ा, इनकी क्या करते हैं, शिक्षक जांच करते हैं। तो यह हो गया परीक्षा की परिभाषा। आप भी अपने अनुसार परीक्षा की परिभाषा बना सकते हैं कि वास्तविक में परीक्षा होता क्या है ना। तो आप अपने अनुसार खुद की परिभाषा बना सकते हैं, जैसे कि परीक्षा बालक की व्यक्तित्व की जांच करता है ना। अगर हम मौखिक परीक्षा लेंगे है ना, तो उनकी व्यक्तित्व की भी जांच होगी कि नहीं होगी। शिक्षक बालक के सामान्य ज्ञान की जांच करता है। अनेक प्रकार कैसे आप परिभाषा आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप भी परिभाषा बना सकते हैं और उन परिभाषाओं को बना करके अपने अंदर ज्ञान कौशल की वृद्धि कर सकते हैं। थोड़ा सोचने का अवसर तो लीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम प्रश्न के प्रकार पर चलते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं परीक्षा की विशेषताएं कि परीक्षा वास्तविक में कितने प्रकार की है, परीक्षा की विशेषता क्या क्या है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। चलिए आइए जानते हैं वैज्ञानिक विधि। परीक्षा है वह वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विशेष परीक्षण का उपयोग किया जाता है। परीक्षण अर्थात टेस्ट अर्थात उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उपकरण का उपयोग किया जाता है और उसी उपकरण के द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष की जांच की जाती है कि उन्होंने कितना कौशल ग्रहण किया है, उनकी जांच की जाती है ना, जिससे पता चलता है कि वह कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार समझ में आ गया होगा कि यह एक विशेष प्रकार के उपकरण से उनकी जांच की जाती है जो वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, है ना। जो बनाया गया है 1 से लेकर के 5 तक के जो प्रश्न वह शिक्षाविदों व वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया गया है, कौन कौन से प्रश्न रखे जाएंगे, है ना। इस प्रकार के एक उपकरण के माध्यम से छात्रों की जो वो है क्या बोलते हैं मानसिक स्तर है उनकी जांच करते हैं, उनके अंदर कितने ज्ञान उनकी जांच करते हैं। इस पर कह सकते हैं कि परीक्षा है वैज्ञानिक विधि है, इनकी एक विशेषता है। दूसरी आते हैं दूसरी विशेषता शिक्षक के द्वारा प्रयोग। आप सभी जानते हैं छात्रों का परीक्षा शिक्षक द्वारा लिया जाता है ना। शिक्षक के बिना परीक्षा होना संभव नहीं है, चाहे व्यापम की परीक्षा हो, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, मासिक छमाही परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो, है ना। शिक्षक के बिना संभव हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें कहा गया शिक्षक के द्वारा प्रयोग होता है। यह दूसरी विशेषता हो गई। तीसरा आती है विद्यार्थियों के ज्ञान कौशल की जांच। परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के अंदर कितनी ज्ञान है, कितनी कौशल है, उनकी जांच होती है ना। इस प्रकार से यह तीसरी विशेषता है। चौथे में आते हैं लिखित मौखिक प्रायोगिक, है ना। अब परीक्षा के 3 प्रकार यहाँ पर हम बात हो जाएंगे, है ना। तो इसकी एक और विशेषता है परीक्षा की कि मौखिक रूप से बच्चों को पूछा जाता है, लिखित रूप से छात्रों से लिया जाता है और प्रायोगिक अर्थात जो प्रायोगिक परीक्षा होती है ना वर्ष के अंत में, है ना, तो उस समय प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा छात्रों से उत्तर लिया जाता है। ये हो गया, यह एक विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए समय सीमा। प्रत्येक परीक्षा की एक निश्चित समय सीमा होती है। जो आप बीएड पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो पेपर दिला रहे हैं उनमें 3 घंटे का समय है। कितने घंटे का समय है? 3 घंटे का समय है ना। व्यापक की कुछ परीक्षाएं होती है वहां 2 घंटे का होता है।
कुछ परीक्षाएं होती है वह होता है 2.5 घंटे का, है ना। इस प्रकार परीक्षा के एक निश्चित समय सीमा होती है ना। उसी समय सीमा के अंतर्गत क्या होती है, वह संपन्न होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि परीक्षा की एक निश्चित समय सीमा होती है। यह हो गया 5वीं विशेषता। आइए नेक्स्ट, निर्धारित पाठ्यक्रम, है ना। परीक्षा के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम के ही विषय वस्तु को उसमें निहित किया जाता है, अर्थात डाला जाता है ना। और उसी पाठ्यक्रम के प्रश्नों को डालने के पश्चात छात्रों को उन्हीं पाठ्यक्रमों के प्रश्न पूछा जाता है, फिर उनको मौखिक हो, लिखित हो या प्रायोगिक हो, है ना, उनके उत्तर छात्र देते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि निर्धारित पाठ्यक्रम, है ना। आप सभी जानते हैं कि एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, जैसे कि बीएड पाठ्यचर्या 2 साल का है ना। बीएड पाठ्यचर्या 2 साल का है, ठीक उसी प्रकार परीक्षा का भी निर्धारित कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट आइए, निर्धारित अवधि पर संपन्न, है ना। निर्धारित अवधि में पेपर होता है, अर्थात संपन्न होता है। तो कौन कौन से, है ना, त्रैमासिक परीक्षा हो गया, दूसरा हो गया अर्धवार्षिक परीक्षा, तीसरा हो गया वार्षिक परीक्षा, है ना। एक निर्धारित समय तिथि में संपन्न होता है ना। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और एक और परीक्षा होती है, उनको बोलते हैं सेमेस्टर परीक्षा, है ना। अगर छात्रों की स्तर से देखा जाए तो एक और होती है सेमेस्टर प्रणाली। तो इस प्रकार आप सभी जानते हैं त्रैमासिक परीक्षा क्या होती है, जो 3 माह के बाद होती है उसको त्रैमासिक परीक्षा बोलते हैं, और 6 माह के बाद जो होती है उसको 6 माही परीक्षा बोलते हैं, है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा बोलते हैं। इनके अंतर्गत छात्रों के ज्ञान कौशल को जांचा जाता है और शिक्षकों द्वारा यह पता लगाया जाता है कि छात्र कितना सीखा है, कितना जाना है ना। फिर शिक्षकों द्वारा छात्रों को उचित परामर्श निर्देशन देते हैं। देने के पश्चात फिर उनको वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद फिर उनके ज्ञान कौशल हो जाने के बाद वह अंतिम परिणाम होता है, वार्षिक परीक्षा अंतिम परिणाम होता है और उसी परिणाम के अंतर्गत उनका मार्कशीट बनता है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया एक निश्चित अवधि में संपन्न। नेक्स्ट आइए, सामूहिक रूप। पहले समय में अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो सामूहिक रूप न होकर के अकेला था, अर्थात एकल स्वरूप था। एकल स्वरूप का तात्पर्य है कि उस समय वैदिक काल में जो छात्रों से परीक्षा ली जाती थी वह मौखिक था, है ना। केवल एक छात्रों से प्रश्न करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार उस समय वह स्थिति थी, वह क्या था, एकल था। लेकिन आज स्थिति यह है कि छात्रों का जो परीक्षा लिया जाता है वह सामूहिक रूप है, ठीक है। मान लीजिए एक कक्षा है, इस कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे हैं, है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि केवल एक छात्रों का परीक्षा नहीं होता, इसमें सभी बच्चों का एक साथ परीक्षा होता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है सामूहिक स्वरूप। नेक्स्ट आइए, प्रश्नों के स्वरूप में अंतर। प्रश्नों के स्वरूप में अंतर कि प्रश्न के क्या क्या और प्रश्न है, ठीक है, प्रकार स्वरूप। प्रश्न के क्या क्या प्रकार है आप सभी जानते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो परीक्षा की एक और विशेषता है ना, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इनके माध्यम से छात्रों के स्तर को समझा जाता है ना। समझने के बाद उनके स्तर के अनुरूप एक परीक्षा की जो स्वरूप है वह तैयार किया जाता है ना। आजकल 10वीं की परीक्षा में 10 नंबर का क्या आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। पहले 5 नंबर का आता था, अब 10 नंबर का हो गया, शायद अब 20 भी होने वाला है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रश्नों के स्वरूप में अंतर होता है ना। इसलिए अंतर होता है कि जो लघुत्तरी प्रश्न होता है उनकी शब्द सीमा निश्चित होता है, उनको कम शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। अति लघुत्तरी को और कम शब्दों में लिखना होता है, और जो दीर्घ प्रश्न होता है उनको ज्यादा शब्दों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करना होता है। और लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वह खाली स्थान वाला भी हो सकता है ना, ऑप्शन वाला भी हो सकता है या सही गलत भी हो सकता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रश्नों के स्वरूप में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस प्रकार का परीक्षा की विशेषताएं हो गई, है ना। ये 7, 8, 9 है।
आइए अब जानते हैं परीक्षा के प्रकार। तो परीक्षा के प्रकार के अंतर्गत देखते हैं मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। आप सभी जानते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कि परीक्षा के कितने प्रकार हैं, है ना। परीक्षा वास्तविक में 3 प्रकार है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों को मुख से ही पूछा जाता है, मतलब ओरल टेस्ट लिया जाता है, ओरल परीक्षण लिया जाता है, ठीक है। तो मुख से पूछ करके छात्रों से क्या लिया जाता है, उत्तर लिया जाता है कि वह कितना समझा, कितना जाना, है ना, कितना उनको जानने की आस कर रहा है। इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छात्रों द्वारा छात्रों के हित के लिए शिक्षक द्वारा मौखिक परीक्षा लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाए लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा से आप भली भांति अवगत है ना। लिखित परीक्षा से आप भली भांति अवगत है कि लिखित परीक्षा के द्वारा हम लिख कर, है ना, अपने ज्ञान, अपने कुशल, है ना, कुशलताओं को क्या करते हैं, वहां पर प्रकट करते हैं। फिर शिक्षकों द्वारा उनको चेक किया जाता है। चेक करने के पश्चात उनका क्या होता है, निश्चित परिणाम घोषित होता है। फिर हमें पता चलता है कि हमने जितना पढ़ा उतना ही हमें प्राप्त हुआ। ये हो गया। आइए अब प्रायोगिक परीक्षा की ओर चलते हैं। प्रायोगिक परीक्षा वर्ष के अंत में होती है या सेमेस्टर के अंत में होती है। प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत यह होता है कि किसी विषय से संबंधित जो प्रायोगिक कार्य वो करने होते हैं, करने के पश्चात बाहर से आए एक्सटर्नल द्वारा हमसे वाइवा लिया जाता है। वाइवा लेने के पश्चात क्या होता है, जो प्रश्न का उत्तर हम देते हैं उन्हीं आधार पर हमें नंबरिंग किया जाता है। यह हो गया है प्रायोगिक परीक्षा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए जानते हैं मौखिक परीक्षा के बारे में कि मौखिक परीक्षा वास्तविक में है क्या। तो इसके बारे में हमने जाना कि जो मौखिक परीक्षा मुख से शिक्षक द्वारा छात्रों से जो पूछी जाती है या छात्रों से उत्तर ली जाती है, तो इस प्रकार की जो परीक्षा होती है उसको मौखिक परीक्षा कहते हैं। आइए हम मौखिक परीक्षा के लाभ की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत मूल्यांकन, अर्थात मौखिक परीक्षा के द्वारा छात्रों का व्यक्तिगत मूल्यांकन होता है। अर्थात शिक्षक उसमें छात्रों को अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं जिससे छात्रों की कमियों का मूल्यांकन होता है। छात्रों के अंदर क्या योग्यता है, क्या कमी है, क्या वह कर सकता है, कहाँ पर वह अपने आप को असहाय महसूस करता है, उन सब का क्या करता है शिक्षक मूल्यांकन करता है। किसके माध्यम से, मौखिक परीक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है संप्रेषण कौशल का ज्ञान। अक्सर क्या होता है, शिक्षक छात्रों से मौखिक प्रश्न करते हैं, है ना, तो संप्रेषण कौशल का ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है कि छात्र द्वारा अधिक से अधिक शिक्षक से क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। किसके माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न के माध्यम से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करते करते कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना, और शिक्षक की बातों को सुनते हैं, अपनी बात को ध्यान से रखते हैं। तो इनसे क्या होता है, संप्रेषण कौशल का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का पूर्ण विकास। मस्तिष्क का पूर्ण विकास इसलिए होता है, जब मौखिक परीक्षा छात्रों से ली जाती है तो सभी छात्रों का मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है ना। मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है ना। इस प्रकार के से मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। इनसे क्या होता है, मस्तिष्क का विकास होता है और जो पूछे जा रहा है उसके बारे में हम चिंतन मनन करते रहते हैं। इन्हीं से ही मस्तिष्क का विकास होता है। ये एक और विशेषता है मौखिक परीक्षा की। आइए नेक्स्ट, चारित्रिक गुणों का परीक्षण। हम छात्रों का जब परीक्षण ले रहे होते हैं, अर्थात छात्रों से पूछ रहे होते हैं, तो छात्रों के अंदर क्या क्या गुण है ना, क्या क्या अच्छाई है, उनके अंदर क्या चारित्रिक गुण है, इन सब का क्या कर पता चलता है हमें, है ना। जानकारी प्राप्त होता है कि उनके अंदर ये गुण पाया जाता है, ये पाया जाता है ना। उनके गुणों का पता चलता है जिनसे बाद में उनकी बहुत सारी जो संभावनाएं होती है ना, उन संभावनाओं को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट, तुरंत उत्तर लेने की क्षमता। अब सही बात है, जब शिक्षक यहाँ पर प्रश्न कर रहा है तो छात्र तुरंत उत्तर देते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो उत्तर नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो मौखिक परीक्षा के अंतर्गत जब शिक्षक द्वारा छात्रों से पूछा जाता है तो वह तुरंत उत्तर देते हैं, है ना। तुरंत उत्तर देने से क्या होता है कि वह और ज्यादा सक्रिय हो जाता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना। इसलिए तुरंत उत्तर लेने की क्षमता होती है, किसमें, मौखिक परीक्षा में। यह एक विशेषता है। नेक्स्ट है कम खर्चीला, है ना।
अब हम मुख से बोल रहे हैं, है ना, इसमें कोई परीक्षण वगैरह है ही नहीं है, तो कम खर्चीला है ही, है ना, कम खर्चीला है ही। हम मुख से बोल रहे हैं, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है ना, इस प्रकार कह सकते हैं कि यह कम खर्चीला है। आइए हम और उसके बारे में चलते हैं, देखेंगे तो पाएंगे पहला है लेखन कौशल का विकास नहीं। जब हम मुंह से बोल रहे हैं तो लेखन कौशल का कहाँ विकास होगा, है ना, विकास होगा ही नहीं होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एक दोष है, लेखन कौशल का विकास मौखिक परीक्षा में संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है समय का अपव्यय। सभी छात्रों को एक एक करके मौखिक परीक्षा लेंगे, अर्थात सभी से प्रश्न करेंगे, तो समय का खर्च तो होगा ना, समय क्या होगा, अपव्यय होगा, हमारे समय खराब होगा, और छात्रों को जो पढ़ाना रहेगा वो सही ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि समय का अपव्यय अर्थात खर्च होगा। नेक्स्ट है सभी छात्रों का परीक्षण कठिन। अब कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, है ना, उनके उत्तरों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं कि वह कैसा है, किस प्रकार से सीखा है और क्या उनको चाहिए। उनके उत्तरों के आधार पर हम उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आंकते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी छात्रों का परीक्षण करना कठिन है। वास्तविक में कौन कैसा है, कोई छात्र लिख कर ज्यादा व्यक्त कर सकता है, कोई छात्र मुख से बोलकर व्यक्त करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी छात्रों का परीक्षण करना कठिन होता है। नेक्स्ट है रटन प्रवृत्ति पर बल। हमारे समय में जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो एक छात्र ऐसा था जो बहुत खूब रट लेता था, रट कर जैसे शिक्षक आकर पूछते थे वैसे ही खूब बता देते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मौखिक परीक्षा है वो रटन प्रवृत्ति पर बल देता है। अधिकतर क्या होता है, छात्र रट कर आ जाते हैं तो शिक्षक द्वारा पूछते हैं, है ना, तो वो रट कर बताते हैं। इस प्रकार रटन प्रवृत्ति पर बल मिलता है, इसके द्वारा मौखिक परीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है स्मृति पर निर्भर। स्मृति का तात्पर्य है याददाश्त, है ना, अगर हमारा याददाश्त तेज है ना, तो हम किसी भी प्रश्न के उत्तर अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी से दे सकते हैं। अर्थात हमें स्मृति पर निर्भर होना पड़ेगा, अर्थात याददाश्त पर निर्भर होना पड़ेगा, समझ पर नहीं। नेक्स्ट व्यक्तिगत पक्षपात। अब व्यक्तिगत पक्षपात से तात्पर्य यह समझते हैं कि शिक्षक यहाँ पर छात्रों का मौखिक परीक्षा ले रहा है, ठीक है, मौखिक परीक्षा ले रहा है। अगर शिक्षक चाहे तो उनकी मर्जी के अनुसार, है ना, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, उनकी मर्जी के अनुसार किसी को अच्छा बोल सकता है, किसी को खराब बोल सकता है ना, जिनसे पक्षपात की भावना उत्पन्न हो सकती है, उनको तो अच्छा कहा मुझे खराब कहा, इस प्रकार से पक्षपात उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है हीनता का विकास। हीनता का विकास का तात्पर्य है कि शिक्षक ज्यादा बुद्धिमान होता है, शिक्षक हर क्षेत्र में ज्ञाता होता है, शिक्षक बहुत कुछ जानता है और छात्र उतना नहीं जानता, वो अपने आप को क्या समझते हैं, हीन समझते हैं, किसकी अपेक्षा, शिक्षक की अपेक्षा, और अपने आप को दबे हुए महसूस करते हैं। इसलिए मौखिक परीक्षा के अंतर्गत हीनता की भावना का विकास होता है। या ये कहें कि जो होशियार छात्र से जो कमजोर छात्र है ना, तो कमजोर छात्र और होशियार छात्र से, है ना, हीनता की भावना क्या होती है, पैदा होती है, इसलिए यह सही नहीं है। नेक्स्ट आइए, इसमें समय व धन की क्या होती है, खपत होती है, अर्थात खर्चीला है, मान के चलिए, समय नष्ट होता है ना, और एक ही काम में हम लगे रहेंगे, मौखिक परीक्षा देते रहेंगे तो धन की भी बर्बादी होगी। नेक्स्ट आइए वस्तुनिष्ठता का अभाव। कहने का तात्पर्य है कि हमने किसी छात्र का आज क्या ले लिए, परीक्षा ले लिए, मौखिक परीक्षा ले लिए, फिर बहुत से लोगों द्वारा वैसे ही प्रश्न उनसे लिया जाए, है ना, तो उनका उत्तर एक समान नहीं होगा, अलग अलग होगा, अर्थात वस्तुनिष्ठता का अभाव आएगा, है ना। एक बार अगर हम किसी छात्र से प्रश्न किए और उन्होंने उत्तर दिया, फिर किसी दूसरे शिक्षक द्वारा उन्हीं से प्रश्न किए, तो वैसे ही उत्तर आना मुश्किल है, इसलिए कहा गया है कि वस्तुनिष्ठता का अभाव। नेक्स्ट आइए अमानकीकृत, है ना, यह जो मौखिक परीक्षा है वो अमानकीकृत है ना, मतलब शुद्ध नहीं है, अर्थात किसी परीक्षा पर आधारित नहीं है।
हम किस आधार पर हम छात्रों का मूल्यांकन करें, है ना, तो वह शुद्ध होगा, और कुछ गलत भी हो सकता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मौखिक परीक्षा है वह अमानकीकृत है, मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, किसी परीक्षण पर आधारित नहीं है। तो इस प्रकार यह हो गया मौखिक परीक्षण के लाभ और दोष। आइए चलते हैं नेक्स्ट।